हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हो दोस्तों कि हमने 10th स्टैंडर्ड के लिए फिर से पूरा का पूरा एंटायर सिलेबस कंप्लीट करने के लिए ये डिजिटल बोर्ड के ऊपर नए वीडियोस बना रहा हूं। वैसे आप जानते हो कि यार व्हाइट बोर्ड के ऑलरेडी पूरे के पूरे एंटायर सिलेबस साइंस 1, साइंस 2, मैथ्स 1, मैथ्स 2, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इंग्लिश ग्रामर, हर एक चीज पहले से ही कंप्लीट है, तो आप वहां से भी पढ़ाई कर सकते हो कंटिन्यूअसली। आगे आप पढ़ना चाहते हो तो डेफिनेटली व्हाइट बोर्ड के वीडियोस भी बहुत बेहतरीन, पूरा का पूरा कंसेप्चुअल नॉलेज हमने क्लियर किया हुआ है। लेकिन दोबारा से जो आपने डिमांड किया था कि सर डिजिटल बोर्ड लाए हो तो वापस से एक बार पढ़ाओ, तो हम पढ़ा रहे हैं। लेकिन ये साइमल्टेनियसली धीरे धीरे लेक्चर बाय लेक्चर आ रहा है। लेकिन आप आगे पढ़ना चाहते हो तो व्हाइट बोर्ड वाले पढ़ सकते हो जाके, पहले से वीडियो प्रेजेंट है, इसको धीरे धीरे हम लोग लाएंगे। ठीक है, तो आज हम आ गए हैं लेकिन फिर से आपके सामने डिजिटल बोर्ड के ऊपर फिर से एक बेहतरीन 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1 अलजेब्रा का पहला चैप्टर जो हमारा चल रहा था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आज लगातार इसका हम लेक्चर नंबर 7 करने वाले हैं और एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट जिसका नाम है दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3, इसको आज हम एंटायरली सॉल्व करने वाले हैं। कुछ एग्जांपल्स, 2 से 3 एग्जांपल होमवर्क भी दूंगा, उसके लिए भी रेडी रहना, क्योंकि देखो आप लोग के लिए मैं एग्जांपल छोड़ता हूं जानबूझ के इजी वाले, ताकि यार आप लोग थोड़ा सा उसको खुद से सेल्फ प्रैक्टिस कर पाओ। तो मना मत करना यार, क्योंकि यार मेरा तरीका रहा है पहले से भी। आप व्हाइट बोर्ड वाले वीडियोस भी जाके देखो, उसमें भी मैं लगभग 2 से 3 एग्जांपल हर प्रैक्टिस में से मैं छोड़ता हूं जानबूझ के, ताकि आप लोग उसको प्रैक्टिस कर पाओ। तो आज भी कुछ सिमिलर एग्जांपल जो रहेंगे, जो सेम सेम है और इजी रहते हैं, वो आपको मैं होमवर्क देने वाला हूं। लेकिन उसके पहले पूरा कॉन्सेप्ट को समझो, प्रैक्टिस सेट को समझो। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे आप देखोगे प्रैक्टिस सेट का जो सबसे पहला क्वेश्चन आपको जो नजर आ रहा है यहां पे, इसको हम लोग सॉल्व करवाते हैं आपके लिए। क्या बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है, फिलअप्स मतलब फिल इन द ब्लैंक्स होगा। इसमें बहुत सारे बॉक्सेस बने होते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करवाएंगे। बॉक्सेस या तेल लेने, सबसे पहले आप लोग को मुझे पूरा सॉल्व करवाना सिखाना है, क्योंकि आपको अगर सॉल्व करने आता है ना, तो चाहे बॉक्स दिया हो चाहे डैश दिया हो, आप उसको फिलअप कर लोगे अगर आपको टेक्निक पता है सॉल्व करने की। तो ये क्या दिया है, डिटरमिनेंट, करेक्ट है, दिख रहा है आपको, डिटरमिनेंट दिया हुआ है, ये एक सीधा सीधा डिटरमिनेंट दिया हुआ है और ये डिटरमिनेंट को हम लोग को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। ये इससे मल्टीप्लाई होता है, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा, बीच में माइनस आ जाता है, और ये 2 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। करेक्ट है, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 5 15 माइनस 2 4 8, 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 7। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। कितना सिंपल है कि नहीं। देखो विद इन, मेरे को लगता है 10 सेकंड भी नहीं लगे होंगे यार, मतलब मेरे को आपको समझाना है करके 10 सेकंड लग रहा है, लेकिन आप लोग जब इसको सॉल्व करोगे तो मुझे लगता है 2 या 3 गिनोगे ना, 1 2 3, 2 सेकंड 3 सेकंड में आपको सॉल्व हो जाएगा। और ये 1 मार्क्स के लिए एग्जाम में अगर पूछेगा तो आप बिंदास इसको 1 मार्क्स के लिए सॉल्व कर सकते हो और बिंदास अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं। ये तो बहुत ही नॉर्मल सा नल्ला क्वेश्चन है, इतना सिंपल तो एग्जाम में आता भी नहीं है, ठीक है ना। तो टेंशन मत लेना, हम लोग चालू करेंगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लग रहा होगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन आ गया। देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ। यहां पे कुछ डिटरमिनेंट्स यहां पे दिख रहे हैं आपको, इसका वैल्यू निकालना है हम लोग को। देखो अगर आपने इसके पहले का जो लेक्चर था हमारा लेक्चर नंबर 6, उसमें देखा होगा तो पूरा मैंने कॉन्सेप्ट बताया हुआ है कि डिटरमिनेंट होता क्या है, क्राइमस रूल क्या होता है, ये सभी चीज पूरा सॉल्व करके बताया हुआ है। तो अगर आपने नहीं देखा है प्रीवियस लेक्चर वीडियो, लेक्चर नंबर 6 नहीं देखा है इस पर्टिकुलर डिजिटल बोर्ड सेटअप का या फिर व्हाइट बोर्ड का, तो जाके देख लो यार सबसे पहले, क्योंकि इसमें क्राइमस रूल क्या होता है और डिटरमिनेंट क्या होता है उसका बेसिक समझना बहुत जरूरी है, तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। वैसे यहाँ पे भी डायरेक्ट देखोगे तो समझा दूंगा पूरा अच्छी तरीके से, क्योंकि हर एक टॉपिक को, हर एक चीज को मैं बार बार अच्छी तरीके से समझाता हूं, ताकि जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाए। ऐसा नहीं कि आया फटाफट सॉल्व किया खत्म, चलो ऐसा नहीं है, मैं आपको समझा के यहाँ पे सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन देखते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, तो हमें पता है इसका वैल्यू निकालना है। मतलब डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो -1 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 4, बीच में होता है माइनस, ये 7 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, मतलब 7 मल्टीप्लाई बाय 2। -1 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो -4 होगा, बीच में माइनस है, और ये 7 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है 14, तो -4 -14 कितना होता है दोस्तों, मुझे बताओ। -4 -14 होता है -18। दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट यहाँ पे देखो सेकंड क्वेश्चन, ये भी डिटरमिनेंट ही है, इसको भी सॉल्व करना है। करेक्ट है, 5 मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाएगा, ठीक है, बीच में माइनस, ये 3 मल्टीप्लाई बाय -7 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लो। 5 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, ये माइनस, 3 मल्टीप्लाई बाय -7 इज -21। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, +21, मतलब डायरेक्ट 21 आ गया। तो मैं लोग गलती करते हैं, ये माइनस को भूल जाते हैं, लेकिन माइनस माइनस प्लस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो माइनस माइनस गेट प्लस, दैट इज द आंसर विल बी 21, पॉजिटिव 21। क्लियर है, समझ में आ गया। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो, अब ये वाले क्वेश्चन एग्जाम में जब पूछते हैं बच्चे लोगों को तो बच्चे डर जाते हैं। क्यों डर जाते हैं, अरे भाई ये फ्रैक्शन वगैरह आ गया यार, मतलब इसको कैसे सॉल्व करें हम लोग। ठीक है ना, फ्रैक्शन वगैरह को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ना लोग टेंशन में आ जाते हैं, भाई कैसे होगा, क्या होगा। कुछ टेंशन की बात नहीं, आपने जैसे नंबर्स को सॉल्व किया क्रॉस मल्टीप्लाई में, वैसे इसको भी सॉल्व करना है। कैसे करना है ध्यान लगाओ। ये 7 मल्टीप्लाई बाय 3 है, सॉरी 7 बाय 3 है, मल्टीप्लाई किससे होगा, इससे होगा, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 1/2, बीच में क्या आता है माइनस, फिर ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 5/3
मल्टीप्लाई बाय किसके साथ होगा, ये 3/2 के साथ होगा। मल्टीप्लाई कर लो ना यार, क्या आता है, मल्टीप्लाई करने तो आता ही है, ठीक है। तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 7, नीचे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 6, तो ये हो गया 7/6, बीच में माइनस, ये 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 15, नीचे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 6, तो ये देखो सॉल्व हो गया। नीचे नीचे 6 है, कॉमन डिनोमिनेटर इज 6, दोनों सेम है ना, तो कॉमन डिनोमिनेटर इज 6, 7 में से 15 माइनस करो, 7 में से 15 तो जाता नहीं है, लेकिन 15 में से 7 जाता है, लेकिन बड़ा कौन है, 15 है, तो 15 माइनस 7 इज 8, बड़ा कौन है 15 है, तो माइनस का साइन आएगा, तो -8/6। इसको और छोटा कर सकते हैं क्या, 2 के टेबल में देखो, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो आंसर आएगा हमारा -4/3। आ गया आंसर, क्लियर है, बहुत सिंपल है, कर सकते हो। एग्जाम में अगर इससे भी भारी वाले, इससे भी थोड़ा हार्ड वाले आ गए ना, तो घबराना मत दोस्तों, बस दिमाग में एक चीज रखना कि भाई डिटरमिनेंट पूछा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, खत्म, आंसर आ जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया। आगे बढ़ जाते हैं, जो कि हमारा इस प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें बहुत सारे क्रैमर्स रूल हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है, सॉल्व करें, चलो आ जाते हैं टॉपिक पे। क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग बाय क्रैमर्स रूल, मतलब ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसको क्रैमर्स रूल से हमें सॉल्व करना है। क्या होता है क्रैमर्स रूल, दिमाग में रखो, अगर आपको नहीं याद है तो आपको मैं याद दिला दूं सबसे पहले कि क्रैमर्स रूल क्या होता है, ठीक है। क्रैमर्स रूल क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या निकालते थे, डी निकालते थे, फिर dx निकालते थे, dy निकालते थे, याद है कि नहीं। उसके बाद x का वैल्यू निकालना है तो dx बाय डी करते थे, y का वैल्यू निकालना है तो dy बाय डी करते थे। ये आप साइड में लिख के रखो, चाहिए तो ये आपको स्टेप पता होना चाहिए कि कैसे कैसे जाना है। याद है कि नहीं, मैंने कंसेप्ट जब पढ़ाया था क्रैमर्स रूल का, तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करने मैंने लगाया था, ठीक है। उसमें भी 2 से 3 एग्जांपल्स आगे सॉल्व करवाए थे मैंने, ठीक है, अलग अलग चीज, तो आज भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्रैमर्स रूल। चलो सबसे पहले क्या करेंगे, डी निकालेंगे, लेकिन डी निकालने के पहले इसको अरेंज तो करना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले कभी भी क्वेश्चन कोई पूछता है तो आपको क्रैमर्स रूल में क्या करना है ना, ये एक दूसरे के नीचे लिखना है और प्रॉपर तरीके से अरेंज है कि नहीं, ये 3x - 4y इज इक्वल टू फॉर्म में है कि नहीं, ये 4x + 3y इज इक्वल टू फॉर्म में है कि नहीं, आड़ा टेढ़ा तो नहीं है ना, तो उसको अरेंज करो। तो ये बराबर है, इसमें कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं, बस एक के नीचे एक लिख दो। क्या लिखोगे, तो 3x - 4y इज इक्वल टू 10, ये पहला, और दूसरा उसके नीचे 4x + 3y इज इक्वल टू 5। ये आ गया हमारे दोनों इक्वेशंस, आगे दोनों इक्वेशन एक के नीचे एक। अब आपको डिटरमिनेंट बनाना है, तो डिटरमिनेंट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, d विल बी इक्वल टू, इस प्रकार से ऐसा डिटरमिनेंट बनाते हैं। इसमें क्या करना होता है कि ये जो x और y के जो कोएफिशिएंट है वो लिख दो। यहाँ पे 3 है, लिख दिया 3, यहाँ पे 4 है, लिख दिया 4, यहाँ पे -4 है, लिख दिया -4, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे लिख दिया 3। ये बन गया डिटरमिनेंट। इसको सॉल्व कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो d विल बी इक्वल टू, बताओ, 3 × 3 हो जाएगा, बीच में माइनस, -4 × 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो d का वैल्यू हमें मिलेगा, 3 3 9 होता है, -4 × 4 इज -16, ठीक है। तो 9 - -16 मतलब d विल बी इक्वल टू 9 + 16 हो जाएगा, मतलब 25। तो हमारा d का वैल्यू आ गया 25, d का वैल्यू आ गया 25। समझ में आ गया, d का वैल्यू हमें 25 मिल गया। यहां तक तो समझ में आ गया, इसमें कोई परेशानी नहीं। बस हमने क्या किया है, ये जो x के कोएफिशिएंट है, मतलब x के साथ में जो नंबर है, x वाले को एक साइड रखा, y वाले को एक साइड रखा, देखो बस समझ में आ गया। अब निकालना है हम लोग को अगला स्टेप, d निकल गया, अब अगला स्टेप क्या है, dx निकालना है। तो dx कैसे निकालते हैं, यहाँ पे आपको याद होगा अगर, तो dx विल बी इक्वल टू, डिटरमिनेंट का सिंबल आ जाएगा पहले, तो dx कैसे निकालते हैं, तो dx इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था कि x निकालना है तो ये x के नंबर को क्लोज कर दो हाथ से अपने, या फिर अपने माइंड में रख लो, ठीक है। और ये x को क्लोज कर दिया तो x की जगह पे कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, ये पहला वाला जो कॉलम रहता है वो x रहता है, दूसरा वाला y होता है, करेक्ट है। तो ये x को आपने बंद कर दिया, तो x की जगह पे क्या लिखोगे, तो ये जो इक्वल के बाजू में जो नंबर होते हैं वो लिखना होता है, यानी 10 और 5, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 5, मतलब x dx निकालना था, इसके लिए x वाले को क्लोज किया और उसके जगह पे 10 और 5 लिखा, ठीक है। बाकी y वाले तो सेम लिखूंगा, तो y का कितना है, -4 और 3, तो यहाँ पे आ जाएगा -4, यहाँ पे आ जाएगा 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारा dx का वैल्यू मिल जाएगा 10 × 3 -4 × 5, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो dx का वैल्यू निकालो, तो dx विल बी इक्वल टू 10 3 होता है 30, -4 × 5 इज -20, तो 30 -20 मतलब 30 + 20 हो जाएगा। तो dx का वैल्यू हमें मिल गया 50, dx यहां से मिल गया 50, कितना आसानी से निकाल लिया है कि नहीं, dx यहां से 50 निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, dy निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है दोस्तों, dy, ध्यान से देखना, स्पेस कम है हमारे पास, वो मैंने लिख दिया साइड में, तो भी देखना ध्यान से, क्योंकि हमारा टारगेट यही रहता है कि हम आपको एक ही पेज के अंदर करवा दें। अब यहां पे मैं dy निकालूंगा, तो dy निकालने का जो प्रोसेस होता है दोस्तों, dy निकालने का वो भी हम लोग का सेम होता है कि हम लोग ने यहां पे डिटरमिनेंट बनाया, ठीक है। अब y निकालना है तो y वाले को क्लोज करो, x तो है ही अपनी जगह पे, क्या है x, देखो दिख रहा है आपको, मैं हट जाता हूं साइड, एक y क्लोज किया तो x का दिख रहा है 3 और 4 y है, सॉरी x है, तो यहाँ पे 3 यहाँ पे 4 x का आ गया, लेकिन हमने y को क्लोज किया था ना, तो जो y को क्लोज किया था तो ये y की जगह पे क्या लिखूंगा, तो अब उसके जगह पे ये लिखूंगा मैं 10 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा, तो dy विल बी इक्वल टू 3 × 5 -10 × 4। सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, क्या है, dy विल बी इक्वल टू, बताओ मुझे, 3 5 15 -10 4 40, तो ये हो जाएगा 15
-40। ठीक है, 15 में से 40 निकालो, -25 आएगा, तो dy का वैल्यू मिल गया -25। ये आ गया dy का वैल्यू। तो जब हमें d निकल गया, dx निकल गया, dy निकल गया, अब क्या निकालना है आपको? अब आपको निकालना है x और y का वैल्यू, और वही तो निकालना होता है क्रैमर्स रूल में, x और y का वैल्यू निकालो। तो x विल बी इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू dx बाई डी। ठीक है, x इज इक्वल टू dx बाई डी। तो क्या होता है dx कितना निकाला है आपने? देखो dx किधर है, ये देखो 50, d का वैल्यू कितना है 25, यानी कि ये हो जाएगा 50 डिवाइड बाय 25। तो यहाँ पे x का वैल्यू मिल गया आपको, तो x विल बी इक्वल टू 50/25 मतलब 2, तो x का वैल्यू आ गया 2। कितना आसानी से आ गया, देखो सिंपल है कि नहीं? मतलब आप मैं देखो यहाँ पे साइड हट रहा हूं मैं, देखो इसको एक बार, कितना सिंपल है ये एग्जांपल, और ये 2 से 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जाता है क्रैमर्स रूल, और कितनी आसानी से आप इसका आंसर जो है वो निकाल सकते हो, ट्रस्ट मी। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद कर रहा हूं आपको बहुत मजा आ रहा होगा, और आपको ऐसा लग रहा होगा, जो लोग शायद पहली बार आए होंगे इस लेक्चर में, तो उनको ऐसा लग रहा होगा कि वाकई में क्रैमर्स रूल इजी है। और मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन क्रैमर्स रूल का एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, खासकर बोर्ड एग्जाम में, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा ईजी लगेगा ये चीज। अब y निकालना है तो y भी निकाल लो। y का फॉर्मूला क्या है, dy बाई डी। dy कितना है हमारे पास, dy है 25 -25 और d कितना है हमारे पास 25, तो -25/25 मतलब y इज इक्वल टू -1। आ गया आंसर, खत्म। x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -1। दिस इज योर आंसर। x एंड y निकालना होता है ना, साइमल्टेनियस में निकालो चाहे क्रैमर्स में निकालो, निकालना तो x और y है। आपने निकाल लिया, कितना आसानी से, कितना इजीली, है कि नहीं? समझ में आ गया? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखो इस प्रकार है, सेम उसको भी यही करना है, लेकिन सबसे पहले हम लोग को एक चीज देखना होता है। क्या देखना होता है कि ये प्रॉपर तरीके से दिए हुए कि नहीं। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है 4x + 3y -4 इज इक्वल टू 0। यार बहुत गलत दे दिया, -4 साथ में दे दिया, तो ये -4 को इक्वल के बाजू में करो, क्योंकि ये इक्वल के इस तरफ सिर्फ x और y होना चाहिए, और उसके इक्वल के इस तरफ क्या होना चाहिए, राइट हैंड साइड की तरफ क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इक्वल के इस तरफ ही -4 दे दिया है, मतलब नंबर दे दिया है, तो भाई ऐसा नहीं चलेगा। तो क्या करना पड़ेगा, इसको नॉर्मल करना पड़ेगा। तो नॉर्मल कैसे करेंगे, तो ये 4x, ये +3y, और ये -4 को उधर भेजूंगा इक्वल के पास, तो ये हो जाएगा +4, यानी कि x + 3y इज इक्वल टू 4। ये बन गया हमारा एक नॉर्मल इक्वेशन, पहला वाला। दूसरे वाले को कैसे बनाऊंगा, 6x इक्वल, देखो यार ये तो बहुत खराब दे दिया है, देखो बहुत खराब दे दिया है। ऐसा लिखोगे एग्जाम में गलत हो जाएगा। पहले इसको अरेंज करो, x और y साथ में, तो ये 6x तो है अपनी जगह पे, लेकिन ये -5 इक्वल की उस साइड दिया हुआ है, तो -5 को पहले करीब लाओ, तो -5 जब x के पास आएगा, इक्वल के ये साइड आएगा, -5 इक्वल के ये साइड आएगा, तो ये हो जाएगा +5y। ठीक है, 6x + 5y, बीच में आगे क्या होता है, इक्वल होता है, और इसके आगे क्या होता है, 8 होता है। बराबर है? अब ये बराबर हो गया, तो 6x - 5y इज इक्वल टू 8 हो गया। ये दोनों बराबर हो गए, इसको एक के नीचे एक लिख लो। कैसे लिखेंगे, 4x + 3y इज इक्वल टू 4, और दूसरा क्या है, 6x + 5y इज इक्वल टू 8। एक के नीचे एक लिख लिया। पहला स्टेप क्या होता है, दिमाग में रखो, अब लिखने की जरूरत नहीं साइड में कि क्या करना है। पहला स्टेप दिमाग में, d निकालना है। तो d कैसे निकालते हैं, d विल बी इक्वल टू, डिटरमिनेंट बना लो, ये x का 4 है, ये x का 6 है, ये y का 3 है, ये y का 5 है। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको, हमारा d का वैल्यू आ जाएगा 4 × 5, बीच में माइनस 3 × 6, करेक्ट है। तो d का वैल्यू आ जाएगा 4 × 5 = 20 -3 × 6 = 18, तो 20 - 18, d का वैल्यू मिल गया हमें 2। d का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया, है कि नहीं? सिंपल है कि नहीं? मुझे एक बात बताओ यार, देखो मैं ज्यादा कुछ कलरफुल मार्कर भी यूज नहीं कर रहा हूं, बहुत सिंपल रख रहा हूं, ताकि आप लोगों को बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, एक सेकंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं? तो d इज इक्वल टू 2 आ गया। चलो अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। d निकल गया, अब दिमाग में करो, d निकल गया भाई, d निकल गया। अगला स्टेप क्या था, दिमाग में होना चाहिए, d के बाद आता है dx। ठीक है, तो dx निकालो। ये dx नाम सुना सुना लग रहा है WWE में ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं। dx इज इक्वल टू, पहले ब्रैकेट बनाओ, मतलब डिटरमिनेंट का बॉक्स बनाओ। क्या करना है, dx निकालना है, तो x के जगह पे हम लोग हाथ रखेंगे, और x के जगह पे हाथ रख रहा हूं मतलब उसके जगह पे कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, तो हम लिखेंगे ये 4 और 8, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 8। तो x के जगह पे हाथ रखा था, लेकिन y तो वैसे ही था ना, तो 3 और 5 आ जाएगा, y की जगह पे 3 और 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो dx विल बी इक्वल टू 4 × 5, बीच में -3 × 8। ठीक है, तो dx का वैल्यू कितना आ जाएगा, dx विल बी इक्वल टू 4 × 5 होता है 20, -3 × 8 = 24 होता है। 20 - 24 कितना होता है, तो dx का वैल्यू हमें मिल जाएगा -20 - 24 कितना होता है बताओ, -4। ठीक है, dx का वैल्यू मिल गया -4। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या निकालना होता है, dy निकालना होता है। तो इसका भी एक बॉक्स बना दो इस प्रकार से। ठीक है, बॉक्स बना दिया। dy क्या करेंगे, y के जगह पे रखेंगे हाथ, y के जगह पे हाथ रखा, x का वैल्यू क्या है 4 और 6 है, यहाँ पे लिख दो x के जगह पे 4 और 6। y के जगह पे हाथ रखा था, लेकिन y नहीं लिख सकते, तो उसके बाजू वाला लिख सकते हैं, मतलब इक्वल के ये साइड वाला नंबर। तो ये क्या है 4 और 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 8। इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे करूँ सॉल्व। ठीक है, तो dy
विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 6, यही है ना क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 8 से मल्टीप्लाई होगा, बीच में माइनस, फिर 4 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लिख दिया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो डी वाई विल बी इक्वल टू 4 8 जा होता है 32 माइनस 4 6 जा होता है 24, तो देयरफॉर डी वाई विल बी इक्वल टू 32 में से 24 माइनस करो यार, कितना बचा 6 प्लस 2 8, ठीक है। तो कितना आ जाएगा डी वाई इज इक्वल टू 8, ठीक है। डी है डी वाई इज इक्वल टू 8, समझ में आ गया, क्लियर है। आगे बढ़ जाएं। अब हमें क्या निकालना होता है, डी निकल गया, dx निकल गया, dy निकल गया, हमें निकालना होता है x का वैल्यू और y का वैल्यू। तो x विल बी इक्वल टू dx बाई डी, dx कितना है हमारे पास, कितना आया था, dx आ गया, dx आया 4 माइनस 4, माइनस 4 और d का वैल्यू 2 है, ठीक है ना, d का वैल्यू 2 है, तो माइनस 4 बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 2, तो x का वैल्यू यहां से मिल गया हमें, x विल बी इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। आ गया, y का भी निकाल लो, y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी, ठीक है। dy का कितना निकाला 8, d का वैल्यू 2 है, तो ये आ गया 4, ठीक है। तो देयरफॉर y विल बी इक्वल टू 4। इतना सिंपल है कि नहीं दोस्तों। मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता दोस्तों कि क्रैमर्स रूल से कोई इजी मेथड हो सकता है टू कैलकुलेट और टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है ना। ये बहुत सिंपल होता है दोस्तों, बस आपको थोड़ा समझना पड़ेगा और स्टेप्स आपके दिमाग में याद रखने पड़ेंगे और कुछ नहीं। समझ में आ गया, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत ही इजी तरीके से, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम जाते हैं सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन होमवर्क, चौथा क्वेश्चन होमवर्क। ये मैं क्यों लिखा हूं, क्योंकि मैंने देखा है तीसरा चौथा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, बस आपको इसको सॉल्व करना है उठा के। तो ये आप लोग के लिए एक मैं टास्क दे रहा हूं, तो जरूर से इसको सॉल्व कर लेना और मुझे कमेंट करना दोस्तों, क्योंकि यार मैं आप लोग के भरोसे छोड़ रहा हूं इसको, क्योंकि ये बहुत सिंपल है और मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप सेल्फ प्रैक्टिस करो। क्योंकि यार देखो, जितने भी हार्ड वाली चीजें मैं करा रहा हूं, इजी वाले आपको इसलिए छोड़ रहा हूं ताकि आप लोग उतना तो प्रैक्टिस करोगे। क्योंकि देखो क्या होता है ना कि हम ऐसा सोचते हैं कि हमें हर चीज सॉल्व करवा के मिलनी चाहिए, हम ऐसे ही सोचते हैं, मैं भी ऐसे ही सोचता था। लेकिन इसके पीछे मैं एक ना, मेरा एक स्वार्थ है। क्या स्वार्थ है आप सोचो। कराने के लिए मुझे क्या है, मैं 10 मिनट और पढ़ाऊंगा आपको और कुछ नहीं, 10 मिनट और लंबा लेक्चर बनेगा। लेक्चर बनाना, लंबा बनाना, इट इज नॉट माई प्रायोरिटी फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरा चीज ये है कि आप लोगों को अगर मैं हर चीज प्रोवाइड कर दूंगा, जिसको बोलते हैं ना स्पून फीडिंग, अगर हर बच्चा अपने माँ बाप के भरोसे रहेगा और माँ बाप उसको जिंदगी भर बैठ के खिलाते रहेंगे, तो वो बच्चा कभी भी काबिल नहीं होगा। वो सोचेगा मेरे पापा है, मुझे खिलाने वाले हैं, मैं क्यों काम करूं, मैं क्यों पढ़ूं। तो इसीलिए दोस्तों देखो, ये बात को गलत तरीके से मत लेना, गलत मीनिंग मत लेना। देखो आप जानते हो मेरे बारे में, ठीक है, 2 साल से बहुत हम्बल तरीके से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो इंटेंशन है कहने का, वो सिर्फ ये है कि 1 से 2 एग्जाम्पल, 2 से 3 एग्जाम्पल अगर मैं छोड़ देता हूं, होमवर्क दे देता हूं, इसका मतलब ये है दोस्तों कि मैं आप लोग को इसको चाहता हूं कि आप लोग खुद से ये वीडियो खत्म होने के बाद उसको सॉल्व करो। जब आप सॉल्व करोगे और जब आंसर आप तरह निकलेगा, सॉल्व करके आंसर जब निकलेगा और आंसर करेक्ट होगा ना, तो जो खुशी आपके चेहरे पे होगी ना, वो बयान नहीं हो सकती दोस्तों। क्योंकि आपको ऐसा लगेगा और आपको समझ में आ जाएगा कि यस आई कैन ऑल्सो सॉल्व। सिर्फ वीडियो देखना और उसको प्रैक्टिस नहीं करना, इट इज नॉट ए सॉल्यूशन। वीडियो देखो और उसको थोड़ा सॉल्व भी करो, तब देखो आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस आएगा और आपको यकीन हो जाएगा कि एग्जाम्स में भी अगर ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेंगे तो आप बिंदास उसको सॉल्व करके दिखा सकते हो। और यही मैं आप लोग को बनाना चाहता हूं, एक काबिल इंसान बनाना चाहता हूं दोस्तों, और जरूर से आप बनोगे, इतना मेरा दावा है। आप लोग को बस ध्यान देना हर चीज के ऊपर, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये देखो, ये अलग क्वेश्चन था, ये एम वाले हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, एक्स एंड वाई नहीं है, एम है, इसके लिए मैं इसको करा रहा हूं। कोई परेशानी नहीं है, सेम ही होता है, ध्यान लगा के देखो। सबसे पहले देखो बराबर है कि नहीं, अरेंज है कि नहीं। 4m है, 6m है, इक्वल टू नंबर है। 3m है, 2n है, इक्वल टू नंबर है, बराबर है, कोई चिंता की बात नहीं है। एक के नीचे एक लिख लो, 4m 6n इज इक्वल टू 54 पहला, उसके नीचे दूसरा वाला 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 28। कुछ फर्क नहीं है, वहां पे x एंड y था, यहाँ पे m एंड n है, बस आंसर हमारा m और n का निकलेगा। जहां पे x एंड y निकलता था, यहाँ पे m और n निकलेगा, कुछ नहीं। आपको सबसे पहला स्टेप क्या है, d निकालना है, d का डिटरमिनेंट बनाओ, ठीक है। इधर 4 है, इधर 3 है, तो 4 3, इधर 6 है, इधर 2 है, 6 और 2 सॉल्व कर लो। तो d का वैल्यू क्या मिलेगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 3। सॉल्व कर लेते हैं। तो देयरफॉर d विल बी इक्वल टू 4 2 जा 8 माइनस 6 3 जा 18, 18 माइनस 8 कितना होता है, d विल बी इक्वल टू माइनस 10। d का वैल्यू मिल गया -10। समझ में आ गया कि नहीं, d का वैल्यू -10 मिल गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्या निकालना है, dx निकालना है। तो dx कैसे निकालते हैं हम लोग, देखो ध्यान से, dx विल बी इक्वल टू डिटरमिनेंट बनाया और x के जगह पे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज आप लोग हो जाओगे और इसीलिए मैंने ये जानबूझ के लिखा हुआ है। यहाँ पे हमारे पास dx नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसके पास x नहीं है, इसके पास m और n है। तो यहाँ पे एक्चुअल में जो हम निकालेंगे वो क्या निकालेंगे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सॉरी, हम एक्चुअली क्या निकालने वाले हैं, हम निकालने वाले हैं dm, क्योंकि पहला क्या है, m है, तो हम एक्चुअल में निकालने वाले हैं dm, dx नहीं, dx मतलब dm सेम ही है, लेकिन यहाँ पे नाम का फर्क है बस। वहां पे dx था क्योंकि x और y थे, कोऑर्डिनेट्स x और y वेरिएबल्स थे, ठीक है। यहाँ पे m और n है, दैट इज वाई dm। तो dm यानी m की जगह पे हाथ रखो, उसके जगह पे नंबर क्या लिखोगे, ये वाले, दैट इज 54 और 28, तो लिख दो 54 28, ठीक है। इसको हम मिनिमाइज भी कर सकते थे, मतलब छोटा बना सकते थे, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं बनाया ताकि हम लोग का आंसर आ जाए। कोई देखो, पहले ही अगर इसको
सॉर्ट कर दोगे, मतलब जो ये चीज दिख रहा है आपको, ये 4 6 54, इसको चाहिए तो हम लोग इधर ही काट सकते थे, छोटा बना सकते थे, लेकिन छोटा नहीं बनाओगे तो भी चल जाएगा, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं प्रॉपर आता है कि नहीं। विदाउट सिंप्लीफाई करने से हम लोग का आंसर आता है कि नहीं, क्योंकि देखो क्या होता है कि बहुत सारे लोग यहीं पे इसको छोटा कर देंगे, ये 2 के टेबल में जाएगा, 2m + 3n = 28 बन जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा आंसर करेक्ट आता है कि नहीं। ठीक है, आई डोंट नो, मुझे कमेंट करके आप लोग बताना। ठीक है, चलो आपके सामने एकदम रॉ सॉल्व कर रहा हूं, मेरे पास ना कोई आंसर है ना कोई बुक है, मैं डायरेक्टली आपके सामने बस क्वेश्चन लिख के लाया हूं और आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, मुझे पता नहीं है क्या होने वाला है, लेकिन अगर छोटा मोटा मिस्टेक हो जाता है दोस्तों तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, एंड आई विल इंप्रूव नेक्स्ट टाइम। या फिर देखो छोटा इंसान हूं, कोई पूरी मेहनत करता हूँ, टीचिंग करता हूँ, तो थोड़ा मोटा गलती हो सकती है मेरे से भी। ठीक है, बट आप लोग का काम है ये अच्छी तरीके से लेना इसको और पॉजिटिवली लेना, ये अच्छी बात होती है एक इंसान की। ठीक है, चलो तो ये 54 28 लिख दिया। अब ये तो n है ना, तो 6 और 2 यहां पे आ जाएगा, 6 और 2 इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो dm विल बी इक्वल टू 54, ये 2 है, 54 × 2 माइनस 6 × 28। देखो थोड़ा बड़ा होएगा लेकिन आंसर आएगा, कोशिश करते हैं। 54 2 होता है ना 108 माइनस 28 6 8 6 48 4 कैरी 6 12 13 14 15 16 168 आंसर आएगा हमारा डीएम का, माइनस करो 60 आएगा, -60। ठीक है, तो डीएम का वैल्यू आ गया -60। ठीक है, हो गया, ओके। अब हम क्या निकालेंगे, y निकालेंगे, सॉरी y नहीं, मतलब डी एन निकालेंगे। डी वाई निकालते थे ना, यहाँ पे हम डी एन निकालेंगे। तो डी एन के लिए अगेन यहाँ पे डिटरमिनेंट डाल दिया, डी एन कहाँ है, मतलब ये वाला, एन हटा दिया तो क्या बचेगा, 4 और 3 इस साइड, और यहाँ पे 54 28। ठीक है, देखो ये आप लोगों को बड़ा बड़ा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको मिनिमाइज नहीं किया है। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, पहले मिनिमाइज कर देंगे, तो वो भी अच्छी बात है। ठीक है ना, मैंने देखा ही नहीं मिनिमाइज कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, पहले कर सकते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि डायरेक्ट लेके भी सॉल्व किया तो क्या हमारा आंसर निकलता है, बस थोड़े बड़े बड़े नंबर्स तो आएंगे। ठीक है ना, आंसर निकलता है क्या, सेम आंसर निकलता है क्या, सेम आ गया तो मतलब इट इज वेल एंड गुड, हम बिंदास सॉल्व कर सकते हैं, कोई इसमें टेंशन और परेशानी वाली बात नहीं है। इसको सॉल्व करो, कहां पे, यहां पे करो। चलो यहीं थोड़ा एक स्टेप यहीं करता हूं। dn इज इक्वल टू 4 × 28 होगा, माइनस 54 × 3 होगा। चलो सॉल्व करते हैं। dn इज इक्वल टू 28 4 जा कितना होता है, देखो 8 4 जा होता है 32, 3 कैरी 4 2 जा 8 9 10 11 112 माइनस 54 3 जा कितना होता है, 3 4 जा 12, 1 कैरी 3 5 जा 15 16 162। तो हमारा आंसर आएगा dn इज इक्वल टू -50। ठीक है, dn का वैल्यू कितना आया, -50 आया। हम निकाल सकते हैं क्या, बिंदास। क्या निकालना है हम लोग को, m का वैल्यू निकालना है और n का वैल्यू। जैसे हम लोग x और y निकालते थे, यहाँ पे क्या निकलेगा, m और n निकलेगा, करेक्ट है। तो m क्या है हमारे पास, देखो ध्यान से, m इज इक्वल टू dm/d हो जाएगा, dx/d होता है ना, x इज इक्वल टू dx/d होता है, वैसे ये m इज इक्वल टू dm/d हो जाएगा। तो dm कितना है दोस्तों, देखो dm मैंने निकाला है -60 और d कितना है हमारे पास -10, तो -60 डिवाइड बाय -10 इज इक्वल टू 6। तो हमारे पास m का वैल्यू आ गया 6। क्रॉस चेक कर लेना दोस्तों, क्या हमारा m का वैल्यू 6 आया वो करेक्ट है कि नहीं। हो सकता है गलत हो जाए, लेकिन देखो मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं कि आंसर सही होगा क्योंकि हमने डायरेक्ट लेके सॉल्व किया है, और अगर पहले इसको कट करके सॉल्व करते तो भी आंसर सेम आता। ठीक है, प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर देना। ओके, अब देखो n और सेम ही आएगा, आई एम 99% श्योर कि वो सेम ही आएगा। ठीक है, dn/d, dn कितना चेक करो, dn कहां गया, हाँ dn -50 है, -50 डिवाइड बाय d कितना है, -10 है ना d, तो -50/10 इज इक्वल टू 5, मतलब हमारे पास n का वैल्यू आ गया 5। समझ में आ गया, मतलब इन शॉर्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं कि m का वैल्यू मुझे मिल गया 6 और n का वैल्यू मिल गया 5। ठीक है, 6 and 5 इज योर आंसर। क्लियर है कि नहीं, सिंपल। देखो कुछ प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम ये था कि अगर कोई ऐसे नंबर आते हैं जिसमें वो कैंसल आउट हो सकता है। देखो ये मिनिमाइज कर सकता था मैं इसको, ये 4m इसको मैं 2m बना सकता था, 6n इसको 3n बना सकता था, 54 को 28 बना सकता था, मतलब ये पूरे को डिवाइड बाय 2 कर दूंगा तो ये 2m + 3n इज इक्वल टू 28 बन जाएगा। ठीक है, ऐसा कर सकता था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन ध्यान नहीं दिया तो भी हमारा आंसर करेक्ट आएगा। क्यों, क्योंकि इस प्रकार का जो चीजें हैं वो आपको प्रॉपर आंसर दिलाएगी, क्योंकि हमने इसमें कोई गड़बड़ नहीं किया, हमने डायरेक्ट सॉल्व किया है। और चाहे आप मिनिमाइज करो चाहे डायरेक्ट करो, आंसर तो सेम ही आता है और स्टेप्स का भी सेम ही मार्क्स मिलेंगे आपको, आधा मार्क्स भी कट नहीं होगा आप इस प्रकार सॉल्व करोगे तो। क्लियर है, समझ में आ गया दोस्तों। चलो आगे बढ़ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ईजी वाला है, तो इसके लिए हमने इसको होमवर्क देके रखा है, तो जरूर से इसको सॉल्व करो एंड आंसर कमेंट करके बताना दोस्तों। आप लोग से बहुत उम्मीदें हैं मुझे, और उम्मीद करता हूं कि हमारे उम्मीदों पे आप खरे उतरोगे। हर चीज हमने ऑलरेडी व्हाइट बोर्ड वाले वीडियो पे भी सॉल्व करवाया हो, यहाँ पे भी हम सॉल्व करवा रहे हैं, उससे ज्यादा ही सॉल्व करवा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि हमारे वीडियोस आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे और बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल नॉलेज को क्लियर करने में हेल्प करेंगे, और डेफिनेटली थोड़ा सा आपका सेल्फ स्टडी दोस्तों, थोड़ा सा 90-95% दूर नहीं है दोस्तों, ये मेरा वादा है आपसे।
ठीक है, चलो फिर इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही। जल्दी आपके सामने और भी बहुत सारे लेक्चर्स आएंगे कंटिन्यूअसली और अलग अलग सब्जेक्ट्स के आएंगे। साइंस के तो आपको मिल ही रहे होंगे 10th स्टैंडर्ड के, 11th साइंस, 11th कॉमर्स और 12th साइंस के वीडियोस आने स्टार्ट हो गए हैं। अपने दोस्तों को इन्फॉर्म कर देना कि हमारे JR ट्यूटोरियल्स पे हर सब्जेक्ट के, हर स्टैंडर्ड के वीडियोस प्रेजेंट है और बाकी छोटे स्टैंडर्ड 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं हर टाइप के वीडियोस प्रेजेंट है हमारे चैनल पे। बस जाओ सर्च तो करो एक बार, हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहो, कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर करते रहो और मार्क्स को लेकर आते रहो। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करना, वीडियो पसंद आया अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। और अगर फर्स्ट टाइम आया चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाजू में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी वीडियोस लेकर आएंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।